स्वागत है गाइस आपका। आज हम करने जा रहे हैं बीएड का कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है और एक इम्पोर्टेंट बहुत ही सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट को हम करने जा रहे हैं। तो पीछे उसके हमारे जो टाइगर की आवाज़ यानी हमारे जो पेट डॉग की आवाज़ है उसका थोड़ा सा अनदेखा करना और कोशिश करना इधर ही मतलब ध्यान रहे बस। और ये हम ये जितने भी करने जा रहे हैं मतलब ये इसमें सारी पूरी यूनिट जो है सारी की सारी यानी चारों की चारों यूनिट E104 सब्जेक्ट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड का फर्स्ट ईयर का। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो आपको मतलब और इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी। ठीक है। तो ये इस तरीके से। तो शुरू करते हैं, रुक जाइए एक बार। ये थोड़ा सा इसको एक बार पेंसिल ले लेना। हम्म। और ये वाला कलर पीले ले लेते हैं। तो गाइज अब इस पे पूरा फोकस रखेंगे। तो यूनिट वन शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वन में क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और समवर्ती सूचियाँ हैं, ठीक है। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है? ये आर्टिकल 21A ये कब शुरू हुआ था? 614 वर्ष के लिए और 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये लागू किया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसके लिए क्या है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? मौलिक अधिकार हमारे एक छः हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार यानी 14 से 18, ठीक है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार यानी 14 से 18, 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसे बस इतना याद रखना ऐसा। स्वतंत्रता का अधिकार कितना? 19 से लेकर 22, ठीक है। 19 से लेकर 22। और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का स्वतंत्र अधिकार और फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर ये क्या है, 23 से लेकर 24। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये क्या है, 25 से 28, ठीक है। और फिर और फिर ये 25 से 28 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 29 30, ठीक है। 29 30, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, 23, अनुच्छेद 23 में क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बलाश्रम पे निषेध है, ठीक है। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बलाश्रम पे निषेध है, ठीक है। और मतलब और अनुच्छेद 23 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 किसका है? हम जैसे कि जानते हैं 36 से लेकर 51 डीपीएसपी का भाग होता है, ठीक है। और ये आर्टिकल ये 45 ये क्या है, डीपीएसपी का भाग है। यानी सरकार का ये मतलब एक तरीके से कर्तव्य है कि वह 0 से 6 यानी 6 साल तक यानी 6 साल तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल के लिए मतलब नियम बनाए है ना, स्कीम्स को दे, ठीक है। मतलब ताकि उन स्कीम्स को दे। और इससे क्या हो, इससे क्या हो, इससे ये हो कि मतलब ताकि सभी जो 6 साल तक के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा निर्बाध रूप से मिल पाए। तो अनिवार्य रूप से निर्बाध रूप से शिक्षा मिल पाए। तो ये इस तरीके से गैस बस 1 मिनट में है ना कि लैपटॉप बिल्कुल डाउन हो रहा पड़ा है। एक बार इसे चार्ज पे लगाता हूँ।
सॉरी गाइस उस देर के लिए, है ना। तो आर्टिकल 45 क्या है, ये डीपीएसपी का भाव है। इसमें क्या है, 6 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त रूप से अनिवार्य शिक्षा। इसमें क्या है, मतलब पीएम पोषण इस तरीके की स्कीम, जिसमें ताकि माल न्यूट्रिशन से बचा जा सके, ठीक है। शुरुआत देखभाल और शिक्षा के लिए, मतलब ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अब आता है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 में क्या कहता है, आर्टिकल 15 में कहता है कि जाति, धर्म और लिंग के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर भेदभाव का निषेध कहता है, ठीक है। आर्टिकल 28, पूरी तरह से सरकारी फंड से चलने वाले स्कूल में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है। यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती अगर कोई पूर्ण तरह से सरकारी स्कूल है। वहीं 29 और 30 यानी माइनॉरिटी राइट्स क्या कहते हैं, इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, जैसे कोई अल्पसंख्यक है, जैसे कोई किसी विशेष तरीके की भाषा बोल रहा है, नहीं गुजराती, तो अपने उस गुजराती सुरक्षित रखने के लिए क्या, स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व चलाने का अधिकार होगा, ठीक है। 29-30 में ये कहता है। आर्टिकल 46 में क्या कहता है, आर्टिकल 46 में यानी जैसे SC ST कह लें, यानी ST यानी ट्राइबल लोग हैं जिनके एक विशेष कल्चर है और विशेष एक लैंग्वेज है, उन और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ाना, ये भी किसका पार्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, ठीक है, शिक्षा को। ताकि क्यों उस वजह से जोड़ा गया, ताकि राज्य और संघ दोनों इस पे कानून बना सके। लेकिन अगर किसी भी बात विवाद में क्या होता है कि मतलब इन दोनों के बीच विवाद होता है, तो केंद्र का कानून ही क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा विवाद की स्थिति में। अब आ जाते हैं समानता। समानता और समता। समानता और समता में क्या अंतर होता है, समानता मतलब सबको एक तराजू में तोलना, जैसे हर छात्र को बिना भेदभाव के एक ही तरह की किताब और यूनिफॉर्म देना, यह क्या होगा, समानता। और समता, अगर कोई कमजोर है, ठीक है, उसे जरूरत के हिसाब से उसे समानता में लाने के लिए मदद करना, यानी उसे मेन स्ट्रीम में लेकर आना, तो उसे क्या कहेंगे, हम समता कहेंगे। जैसे गरीब छात्र को मुफ्त साइकिल देना, या दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में रैंप या व्हील चेयर की व्यवस्था करना, तो ये क्या हो जाएगा, समता। तो मतलब समानता क्या मतलब कि छात्रों को, है ना, सेम ही, यानी चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, ठीक है, सभी को सभी तो हम स्कूल में एक जैसी ड्रेस पहनते हैं ना, ताकि सब अलग अलग नहीं लगे, ना अमीर और ना कोई गरीब में कोई भेदभाव ना हो। क्योंकि अगर अमीर और गरीब में भेदभाव होगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या, समानता रखी जाती है। लेकिन अगर कोई कमजोर है, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसे प्रोत्साहित करा जाता है सरकार के द्वारा अनुदान देकर। और कोई गरीब है या फिर कोई मतलब लाचार है, तो इस तरीके से तो उसमें उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, यानी उनके साथ समान व्यवहार करने के लिए समता करी जाती है, ठीक है। असमानता के कारण क्या क्या होते हैं, जैसे आर्थिक गरीबी होती है, लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव यानी लड़कियों को जैसे पढ़ने नहीं दिया जाता, कि माना जाता है कि लड़कियां पढ़ के मतलब ऐसा क्या ही करेंगी, ऐसा होता है ना जैसा, तो लड़कियों की शिक्षा की अनदेखी कर जाती है। भौगोलिक स्थिति, कई बार क्या होता है कि मतलब गांव जैसे शहर में जहाँ पर स्कूलों की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है ना, या स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, और शारीरिक अक्षमता, जो हम दिव्यांग वाले क्षेत्र पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं समाधान और सरकारी प्रयास। समाधान क्या है, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करा जाता है ताकि वे स्कूल में आए, एडमिशन लें, स्कूल में रुकें। और बालिका विद्यालय स्थापित किया जाते हैं, और विभिन्न छात्रवृत्तियां। बालिका विद्यालय के लिए कौन कौन से स्थापित है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे मूल्य और शिक्षा की भूमिका, ठीक है। प्रस्तावना में क्या है, शिक्षा ऐसी हो जो सभी धर्मों का सम्मान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे, ठीक है। तो जो सभी धर्मों का सम्मान हो, तो वो धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र, विद्यालय में ऐसा माहौल हो जहाँ सभी छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। यानी अगर कोई, मान लो कोई कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसके छात्र को समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या, टीचर से तुरंत सवाल पूछ सकता है। अब यूँ थोड़ी कि अगर टीचर, मतलब वो छात्र सवाल कर रहा है और टीचर यूँ कह दे, क्योंकि नहीं तुम सवाल नहीं पूछ सकते, नीचे बैठो, ऐसा करके, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो यही चीज़ का, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, देखो, अब आ जाते हैं सामाजिक न्याय, ठीक है। अब सामाजिक न्याय में क्या है, शिक्षा के अवसर समाज सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुलभ कराना, ठीक है, सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में जैसे समता और समानता भी हमने थोड़ा पढ़ा था। समता में क्या था, समता में क्या था कि सभी को समान व्यवहार करना, सभी के लिए। लेकिन अगर कोई कमजोर है, ठीक है ना, और समानता में क्या था, सभी के साथ समान व्यवहार कर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब है, सभी स्कूल में एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, एक साथ खाएंगे, किसी को अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर समता की हम बात करें, अगर कोई गरीब है, वास्तव में वो नहीं पढ़ पा रहा, SC ST से बिलोंग करता है, आर्टिकल 46 के अनुसार या आर्टिकल 45 के अनुसार 6 साल तक का बच्चा है और गरीब है, तो उसे सारी सुख सुविधाएं प्रदान करना। अगर कोई दिव्यांग है तो स्कूल में रैंप होना चाहिए। तो ये क्या आ जाते हैं, सामाजिक न्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आ जाते हैं परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन। तो संवर्ती सूची और महत्वपूर्ण सूची के अनुच्छेद कौन सा है, संवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, 21A, ठीक है। और 45 हमने पढ़ा था। 45 में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, 6 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 29 में हमने क्या पढ़ा था,
29 में हमने ये पढ़ा था कि मतलब 29 और 30 में क्या पढ़ा था हमने, किसी विशेष धर्म और जाति और विशेष ट्राइबल के लोगों के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति है। समता और समानता हमने पढ़ लिया। और शॉर्ट्स नोट 28 और 21, अनुच्छेद 28 और 21, 21वें क्या, 86वें संविधान संशोधन 1986 2002 के तहत 21 ए को मौलिक अधिकार जोड़ा गया, यानी शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 28 यानी 25 से 28। देखो अब कैसे हमने ये याद करा था, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, यानी ये 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है, यानी सभी को अपने धर्म के मानने की छूट है। तथा 28 में क्या है कि कोई भी विद्यालय को, है ना, कोई जो विद्यालय स्कूल यानी सरकारी पैसे से चलता है, उसमें विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, कोई एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, और सभी अपना धर्म मानने में स्वतंत्र है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसमें क्या है, और नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 इसमें क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय 1986 में क्या है, 10+2, ये क्या है, 10+2 दिया गया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, 10 वर्ष की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा जिसमें 6 से 16 साल तक के बच्चे, और 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा 16 से 18। और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये 10+2 था। और इसमें 10+2 प्लस में 3 भी कर सकते हैं, 3 यानी क्या है, यानी यूनिवर्सिटी की शिक्षा। ठीक है, यूनिवर्सिटी की शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख लें कि शिक्षा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 का ढांचा क्या कह रहा है कि 5, 3, 3 और 4। यहाँ पर 5 यानी फाउंडेशन स्टेज, यानी 3 से 8 साल के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज यानी 8 से 11 साल के बच्चों को। और मिडिल स्टेज यानी 11 से 14 साल के बच्चों को, और 4 वर्ष के बच्चों के लिए 14 से 18। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की मुख्य विशेषता है, एक समान शैक्षिक ढांचा। इसमें कोठारी आयोग के सुझाव को लागू करते हुए पूरे देश में 10+2+3 का ढांचा अनिवार्य किया गया। 10+2+3 का ढांचा अनिवार्य किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कम से कम 2 पक्के कमरे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कि जैसे कम से कम 2 पक्के कमरे और एक ब्लैक बोर्ड अनिवार्य कर दिया गया था। और ब्लैक बोर्ड में चौक नक्शे आदि सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत है। और क्या शुरुआत किया गया था, नवोदय विद्यालय की शुरुआत कर दी गई थी। बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवोदय विद्यालय, ग्रामीण मेरिटिशियस स्टूडेंट यानी जो प्रखर छात्र हैं। ठीक है, और शिक्षकों की शिक्षा के लिए डाइट इंस्टीट्यूट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये शुरुआत कर दी गई थी। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या पढ़ा, शिक्षकों की शिक्षा के लिए शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, और क्या करा गया था, और मतलब शिक्षा, और फिर उसके बाद क्या क्या पढ़ा हमने, मतलब नवोदय विद्यालय की स्थापना कर दी गई थी, और क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ा था, एक समान शैक्षिक ढांचा था, और एक इसने क्या था, कोठारी ढांचा अनिवार्य था। इसमें क्या लागू करते हैं पूरे देश में, 10+2+3 जो कोठारी कमीशन था उस वो अनिवार्य कर दिया गया था, यानी 10 यानी 6 से 16 तक के बच्चे के लिए 2, और 16 से 18 यानी हायर सेकेंडरी, और फिर हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और फिर 3 यानी यूनिवर्सिटी। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी 5+में 3+में 3+में 4। ठीक है, 5 साल यानी 3 साल के लिए, यानी 5 से 8। ठीक है, और फिर 3 प्रिपरेटरी वर्ष 8 से 11, मिडिल वर्ष 11 से 14, और कक्षा 6 से 8 से बच्चों के लिए, और सेकेंडरी वर्ष अगले 4 साल 9 से 12 तक के लिए। यह गहन अध्ययन विषयों को चुनने आज़ादी की कोई सख्त स्ट्रीम जैसे आर्ट्स साइंस का भेद नहीं है। अब आ जाते हैं मातृभाषा की प्राथमिकता, आर्ट साइंस का भेद नहीं है, इसका मतलब क्या है, गहन अध्ययन विषय को चुनने की आज़ादी। अब वो यहाँ पर जब 9 से 12 में विषय को चुन सकता है। ठीक है, और सख्त स्ट्रीम होनी जैसे कि आर्ट साइंस का कोई भेद नहीं है, यानी अपने विषय को कोई भी आराम से चुन सकता है। मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई, कम से कम 5 वर्ष तक की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, अगर कोई 3 साल का कोर्स कर रहा है और 3 साल में अगर वो 1 साल करता है तो उसका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। 1 साल पढ़ाई छोड़ते उसे क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ाई 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़े तो उसे क्या डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 या 4 साल पूरे करता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। पर छात्रों का मूल्यांकन रिपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए एक नए मूल्यांकन की स्थापना करी गई थी, जिसका क्या कहा गया, परख कहा गया। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 स्पष्ट कीजिए। नेशनल ये 5+ में ये क्या है, 3 से 18 वर्ष। 5 वर्ष को क्या कहा है, फाउंडेशन कहा गया है। कक्षा 1 से लेकर 2, उम्र क्या, 3 से 8 वर्ष। 3 वर्ष को क्या कहेगा, प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। कक्षा 3 से लेकर 5 तक, उम्र क्या, 8 से लेकर 11। 3 वर्ष मिडिल कक्षा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, उम्र क्या, 11 से लेकर 14। 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज कहा गया, कक्षा 9 से लेकर 12 तक, उम्र क्या, 14 से लेकर 18। ठीक है, ये है। तो 5+3+3+4। 5 में क्या, कक्षा 1 से लेकर 2 तक, 3 से 8 वर्ष के लिए। और 3 वर्ष में प्रिपरेटरी, कक्षा 3 से लेकर 5, 8 से 11 वर्ष के लिए। और 3 वर्ष में मिडिल, कक्षा 6 से लेकर 8, 11 से 14 वर्ष के लिए। 4 वर्ष में सेकेंडरी, कक्षा 9 से लेकर 12, 14 से 18 वर्ष के लिए। यहाँ रटने की बजाय व्यवहारिक सोच पर विकसित और यहाँ पर 4 वर्ष में क्या, वो अपने हिसाब से स्ट्रीम को चुन सकता है, और कोई भी उस पर मतलब प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम चुन सकता है, वो मुक्त है। ठीक है, इस मामले में। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पे, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका क्या फुल फॉर्म होती है, राइट टू एजुकेशन, टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये क्या है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को आर्टिकल 21(a) के तहत एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल बनाया गया था। इस अधिकार को जमीन पर लागू करने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को यह कानून पास किया गया था। 4 अगस्त 2009 को यह कानून पास किया गया, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा गया है। कब पास किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, और ये पूरे देश में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, यानी अगस्त में लागू, अगस्त को कानून पास किया गया। ठीक है, कानून पास किया गया अगस्त को, और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके मुख्य बिंदु क्या है यहाँ का, 6 से 14 वर्ष के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा। और निजी स्कूल में कोटा, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बच्चों को 25% सीटें रिजर्व की जाएंगी निजी स्कूल में। छात्रों के अनुपात कितना रहना चाहिए, प्राथमिक छात्रों के लिए 30, यानी प्रत्येक 30 स्टूडेंट पर एक छात्र एक शिक्षक। और उच्च प्राथमिक में प्रत्येक 35 स्टूडेंट पर एक शिक्षक। ठीक है, अब आ जाते हैं मुख्य प्रावधान। 6 से 14 वर्ष के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। निजी स्कूल में 25% आरक्षण। 25% आरक्षण कैसे है, सेक्शन 12 के तहत सभी प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल कक्षाओं में समाज और आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी, ये अनिवार्य है। यानी 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी सभी प्राइवेट स्कूल को, सेक्शन 12 के तहत। और शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर रोक है, अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो सेक्शन 17 के तहत स्कूल में बच्चों को मारना पीटना वह दोषी पाया जाएगा। बिना स्क्रीनिंग और डोनेशन के, बिना स्क्रीनिंग यानी बिना किसी जांच पड़ताल के लिए, बिना किसी मतलब उनके माता पिता के कोई भी परीक्षा लिए उन्हें एडमिशन देना पड़ेगा, और न कोई कैपिटेशन डोनेशन फीस मांगी जा सकती है। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात, प्राइमरी टीचर रेशो क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक। और माध्यमिक स्तर पर यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक 35 छात्र पर एक शिक्षक। नो रिटेंशन पॉलिसी, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी इस बच्चे को स्कूल में फेल नहीं किया जाएगा, यानी स्कूल में फेल नहीं किया जा सका। हालांकि 2019 के बाद ये कर दिया गया कि कोई बार बार ही फेल कर रहा है तो उसे हटा भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूल में गरीब बच्चों का क्या प्रावधान है, गरीब बच्चों का क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और 2009 के तहत ये क्या है, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कब लागू हुआ था, इसे एक्ट कब बना था, 4 अगस्त 2009, और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। इसमें क्या है कि प्रत्येक निजी स्कूलों में और ईडब्ल्यूएस में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों को आरक्षण की बात करनी होगी, और जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 30 टीचर में एक शिक्षक होगा। और यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर या मध्य प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक 35 बच्चों पे एक टीचर होगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 यानी 30 छात्र पे एक शिक्षक, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 छात्रों पे एक शिक्षक। ये वाला पूरा हो गया। अब आ जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान, इन दोनों में क्या है, अब देखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या, सर्व शिक्षा अभियान, ये क्या, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों का सार्वभौमिकरण करना है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये क्या, माध्यमिक शिक्षा के लिए 14 से 18 बच्चों के लिए पहुंचे, 9 से 12 तक के साल के लिए।
सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य नारा क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य क्या है? मुख्य फोकस लैब, लाइब्रेरी और गुणवत्ता पे है। सर्व शिक्षा अभियान यह क्या भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रमुख कार्यक्रम जिसे 2001 के तहत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और मुख्य उद्देश्य का इसका मुख्य उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री प्रदान करना और इसका सार्वभौमिक करना, यूनिवर्सलाइजेशन करना। और इसका क्या इसमें क्या क्या था? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नई स्कूल खोना, पानी पीने की सुविधा प्रदान करना, मुफ्त सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस वगैरह, लड़कियों और वंचित वर्गों पर ध्यान देना। इसके लिए क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और आवासीय स्कूल के माध्यम से पिछड़े वर्ग और लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित किया गया। और गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो मतलब क्या लड़कियों के बढ़ावा दिया गया, मुफ्त सामग्री दी गई, जैसे कि किताबें, कॉपी, पेन, है ना, ये सब। और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्कूल खोलना, है ना, पुराने स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम और शौचालय, पानी पे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कंप्यूटर को बढ़ावा देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना। और सर्व शिक्षा अभियान ये क्या है? ये और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत, सर्व शिक्षा अभियान यानी जब कारण प्राथमिक स्तर पर बच्चों का नामांकन बढ़ गया प्राथमिक स्तर पर, तब माध्यमिक स्तर पर सुधार के लिए मार्च 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, HRD ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जो कि 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें क्या कि मतलब उनके अच्छी लैब मिलनी चाहिए, ठीक है ना, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि मतलब आ, बढ़ सकें। पहुंच को आसान बनाना है, प्रत्येक 7 से 10 किलोमीटर के भीतर एक उच्च माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। संसाधनों का विकास, कंप्यूटर लैब और आर्ट रूम की व्यवस्था करना, ठीक है। लैंगिक और सामाजिक समानता रहनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा यानी रैंप वगैरह, ठीक है ना, रैंप वगैरह होना चाहिए ना दिव्यांग बच्चों के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था, मतलब समता के हिसाब से। शिक्षक भर्ती, माध्यमिक स्तर पर योग्य शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, या राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। समग्र शिक्षा, तो यहाँ पर क्या है, वर्ष 2018 में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ये तीनों की योजना को एकीकृत योजना बना दी, जिसका नाम क्या रख दिया? समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मतलब शिक्षक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में ही मतलब रख दिया, ठीक है। कब करा था? ये करा था 2018 में। सर्व शिक्षा अभियान की क्या सार्वभौमिक पहुंच, 6 से 14 वर्ष के आयु में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, और लैंगिक असमानता को दूर करना, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक अंतर को समाप्त करना, और शिक्षा का वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उदारीकरण, इसके तहत क्या नए स्कूल और कॉलेज की सरकारी प्रक्रिया और नियामकों को सरल बनाया गया, यानी एडमिशन लेने के लिए अब इतने बड़े बड़े डोनेशन देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। वो कि मतलब कि जो माता पिता हैं वो भी उतने सक्षम रहने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये आसान किया गया, निजीकरण करा। निजीकरण करने से क्या हुआ कि मतलब इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा, लेकिन इससे क्या हुआ कि मतलब गरीबी भेदभाव भी बढ़ गया, क्योंकि जो अमीर लोग हुआ करते थे वही मतलब बड़े बड़े स्कूलों में, जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उनमें एडमिशन लिया करते थे, ठीक है। वैश्वीकरण से क्या फ़ायदा हुआ कि मतलब कोलैबोरेशन हुआ विदेशी स्कूल से, जिसमें क्या इससे डिजिटल ब्लैक बोर्ड या ई लर्निंग, डिजिटल साक्षरता, ग्लोबल स्किल पाठ्यक्रम जैसे कि डाटा साइंस, कोडिंग, ये सब इसका चलन तेजी से हुआ। अब आ जाते हैं मिड डे मील में। मिड डे मील योजना क्या है? पीएम पोषण, पीएम शक्ति, इसका मतलब कुकड़ मील देना अनिवार्य कर दिया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल में पका हुआ गर्म भोजन, कुकड़ मील देना अनिवार्य किया गया। लेटेस्ट अपडेट, भारत सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया। पीएम पोषण शक्ति के तहत प्राथमिक विद्यालयों के साथ प्री प्राइमरी बाल वाटिका के बच्चों को भी पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। और इससे क्या हुआ था? एक तो बच्चे स्कूल में रुकने लगे, कुपोषण से बचा हुआ, एक साथ बैठकर भोजन करने में जातिगत सामाजिक भेदभाव भी खत्म हुआ। इससे ये फायदा हुआ, ठीक है। पीएम पोषण से क्या फ़ायदा हुआ, इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं अपन। तो ये क्या है, एक तो नामांकन बढ़े, अटेंडेंस बढ़ी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन से संबंधित दिक्कतें दूर हुई, और बच्चों का स्वास्थ्य बना, ठीक है, और सामाजिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव दूर हुआ। और मिड डे मील योजना क्या है? मिड डे मील है पीएम पोषण, पीएम पोषण शक्ति निर्माण। इसके अंतर्गत क्या नामांकन बढ़ा, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। ये किसने शुरू किया था? पीएम पोषण के तहत, मतलब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कहा था कि कुकड़ मील यानी पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं ये यूनिट 2 पे, शिक्षा के आयोग और नीतियाँ। अब आते हैं मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र क्या है? 1835। और वुड डिस्पैच, इसमें क्या अंतर है? 1835 ये क्या है? मैकाले का विवरण पत्र कहता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा ये है कि इसका कहने का मतलब है कि दो कारण थे। एक तो थे प्राच्यवादी, प्राच्यवादी यानी जो प्राचीन चीज़ों को लेकर चलते थे, यानी प्राचीन भाषा जैसे कि अरबी हो गई, संस्कृत हो गई, ठीक है। और एक थे आपके पाश्चात्यवादी, जिसमें राजा राम मोहन राय हो गए, जो मतलब अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया करते थे। तो इस बीच के विवाद की जो गहरी खाई थी, इसको कम करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मैकाले को बुलाया, और मैकाले ने क्या अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रतिनिधित्व करा। उसने क्या, उसने अपने एक निस्यादन थ्योरी निकाली, यानी डाउनवर्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी निकाली, जिसके तहत अगर हम शिक्षा, उसका कहना यह था कि भारत के पास, यानी हमारे पास इतना नहीं है कि हम सभी को मतलब पढ़ा सकें भारत में। तो उसने क्या करा, तो उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत कि हम केवल कुलीन वर्ग के, यानी जो अमीर लोग हैं उन्हें पढ़ाएंगे, और उन्हें पढ़ाकर क्या होंगे, वो गरीब पे मतलब वो शिक्षा अपने आप ही ट्रांसफर होती चली जाएगी। और लेकिन फिर इसके बाद वुड डिस्पैच घोषणा है, जो चार्ल्स वुड के द्वारा चालू की गई थी। इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि एक व्यवस्थित तरीके से समझाया गया था इसमें। इसमें क्या था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया, वो सभी चीज़ों की देखभाल करेगा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इसमें क्या, प्राइमरी और मिडल शिक्षा को चार स्तरों पे बांटा गया। प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल के लिए, और फिर मिडल, और फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। और वर्नाकुलर, यानी वर्नाकुलर भाषा रखी गई, यानी इसमें प्राइमरी स्टेज पर मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में नहीं, और जबकि हायर स्टेज पर इंग्लिश को मुख्य साधन बनाया गया इसका। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया था, वो डिस्पैच में महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया था। ठीक है। अब आ जाता है नेशनल 1986। 1986 हमने पता है कोठारी कमीशन द्वारा। ये कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 में। इसी के तहत इसने 1986 में कोठारी कमीशन का 10+2+3 यानी 10, यानी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों, और फिर 14 से लेकर 18 में क्या आ जाएगा आपके सेकेंडरी एजुकेशन, और +3 में क्या आ जाएगा आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन। प्राथमिक स्कूल में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये भी बात करी गई थी कि जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन पे ही लगाया जाएगा। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दो, 5+3 +3 +4, इसकी 5+3 या 5 मतलब मतलब 3 से 5 और 5 से 8, ये 8 से 11 और 11 से 14, ठीक है। ये इस तरीके से था। नया शैक्षणिक ढांचा लागू किया गया था। यहाँ पर रटने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया था। और 4 में क्या था कि अपने हिसाब से बच्चा साइंस या स्ट्रीम कोई भी चुन सकता है, उसे किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। तथा इसमें भाषा सीखने की जगह वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन 2020। और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा पर दी गई थी। अब आ जाते हैं, अब ये देखो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? शिक्षा, शैक्षणिक वैश्वीकरण का यानी उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? संस्थानों को खोलने, उनके संचालन के नियमों की ढील मिलना, यानी जो मतलब पेपर वर्क थे वो कुछ कम कर दिए गए, ठीक है। सरकार से मतलब सहायता भी प्रदान की गई ताकि प्राइवेट स्कूल भी खुले। अब निजीकरण, निजीकरण से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के बाहर आना जैसे शिक्षा, लेकिन इससे क्या हुआ, शिक्षा महंगी हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या, अमीर लोग इस मतलब बढ़िया पढ़ाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छे हुए, लेकिन अमीर लोग। और वैश्वीकरण से क्या हुआ कि इंटरनेशनल कोलोबरेशन बढ़ा, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे इस साथ साथ में क्या, कंप्यूटर ऑनलाइन शिक्षा जैसे कि डेटा साइंस, इनका समावेश हुआ है, ठीक है। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में हमने पढ़ा था, इसमें क्या, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया था, सर्व शिक्षा अभियान कर दिया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 7 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल हो, तथा उन माध्यमिक स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, और लेबोरेटरी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके की। और इसे हमने सर्व शिक्षा अभियान में ही जोड़ दिया था। और प्राथमिक और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा गुणवत्ता में पहुंच सुधार करने के लिए। अब आ जाते हैं यूनिट 4 पे। अब भारतीय सामाजिक भारतीय समाज में विविधता और हाशिए पर मौजूद मतलब जो वंचित वर्ग हैं, है ना, जिन्हें अनदेखा कर दिया गया है, उन्हें कहते हैं हाशिए पर मौजूद विविधता। तो इसका भूमिका स्पष्ट कीजिए। विविधता, भारत में भाषा, धर्म और संस्कृति स्तर पर भारी विविधता है। शिक्षा का कार्य क्या है? समाज में विविधता में एकता और आपसी सद्भाव पैदा करना, ठीक है।
और हाशिए के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांग बच्चों को मुख्य आर्थिक स्तर पर दूर रह जाते हैं तथा उन्हें मेन स्ट्रीम लाइन में लेकर आना। समाज वैसी शिक्षा, इस सभी प्रकार के बच्चे चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने, ताकि समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लेंगे। आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त होने वाली शिक्षा, यह क्या है, एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 45 है ना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जिसमें राज्य यह निश्चित करेगा कि 0 से 6 वर्ष बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा का प्रबंध किया जाए। 15(1) में क्या, जाति धर्म के आधार पर शिक्षा पर निषेध नहीं हो सकता। और 28, पूरी तरीके से फंड से चलने वाले स्कूल में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक कर रहेगी। 29-30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि सुरक्षित रखने और स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व चलाने का अधिकार है। ठीक है, 29-30 में यह है। आर्टिकल 40 में क्या, SC ST अन्य कमजोर वर्गों के लिए हितों को बढ़ावा देने की बात करी गई है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को संवर्धित सूची में जोड़ा गया, ताकि क्या, राज्य और संघ दोनों का समान रूप से कानून बना सके, लेकिन अगर विवाद होने पर संघ का कानून ही मुख्य रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये पूरी आपकी चारों की चारों यूनिट है।